हम सब जानते हैं कि एप्पल आज $1 ट्रिलियन की कंपनी है और इस कंपनी को यहाँ तक लाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है, जिनका नाम है स्टीव जॉब, द CEO एंड द फाउंडर ऑफ एप्पल। हमारे इंडिया में एप्पल के फ़ोन को सिर्फ एक फ़ोन की तरह नहीं बल्कि एक क्लास के तौर पर देखा जाता है। अब एप्पल के हर प्रोडक्ट एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ आते हैं। और क्या आप जानते हैं एप्पल के हर एक फ़ोन और स्टोर जो इतने यूनिक और आई कैचिंग डिज़ाइन के साथ आते हैं, उन्हें कौन डिज़ाइन करता है? उनका नाम है जॉनी आइव, द चीफ डिज़ाइन ऑफिसर ऑफ एप्पल। कहा जाता है कि एप्पल को सक्सेस बनाने में स्टीव जॉब का जितना योगदान था, कहीं ना कहीं उतना योगदान जॉनी आइव का भी था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल कंपनी के चीफ डिज़ाइन ऑफिसर जॉनी आइव के बारे में। Jonathan Ive, Apple's chief design officer, is leaving the company. Johnny Ive will no longer be an Apple employee. आइव एप्पल को ज्वाइन करते हैं 1992 में। हालांकि 2019 में वो एप्पल को छोड़ भी देते हैं। आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि क्यों छोड़ देते हैं। देखिए, कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमेशा विरासत में मिलती है। जॉनी आइव जो आज इतने यूनिक और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन बना पा रहे हैं, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ उनके पिता माइकल आइव को देते हैं। इनके पिता एक सिल्वर स्मिथ थे, देसी भाषा में कहूँ तो एक लोहार। जॉनी का कहना है कि उनके पिता जो भी बनाते थे वो सच में देखने लायक होता था। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन क्रिएट करते थे। जब वो स्ट्रीट में उनके साथ जाते तो उनके पिता उनसे कहते कि देखो, इन स्ट्रीट लाइट्स का डिज़ाइन देखो, इनकी फिनिशिंग देखो। और यहीं से आइव को मिलती है एक इंस्पिरेशन। डिज़ाइन का शौक जॉनी को बचपन से ही था। वो ड्राइंग करते हुए, किसी कार के डिज़ाइन बनाते हुए घंटों बिता देते थे। उसके बाद वो न्यू कासल पॉलिटेक्निक में अपनी स्टडी करते हैं और आफ्टर दिस वो मास्टर डिग्री हासिल करते हैं डिज़ाइन में फ्रॉम द रॉयल कॉलेज आर्ट ऑफ लंदन। जॉनी अपना करियर स्टार्ट करते हैं एज ए कंसल्टेंट और उसके बाद कुछ बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि सोनी और थॉमसन के लिए वर्क करते हैं वो। इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं 1992 में, जब वो फर्स्ट टाइम एप्पल को ज्वाइन करते हैं। देखिए, जानने को तो उनके पास में बहुत कुछ है, यानी कि एप्पल ज्वाइन करने से पहले, बट उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्टली एप्पल पर आते हैं और एप्पल में जॉनी का फर्स्ट बिग असाइनमेंट होता है सेकंड जनरेशन मैसेज पैड। और ये पहला ऐसा मैसेज पैड था जो टॉप से ओपन होता था। इससे पहले जितने भी मैसेज पैड थे वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट ओपन होते थे। हालांकि ये मैसेज पैड इतना सक्सेस नहीं था और इसका रीज़न डिज़ाइन नहीं था बल्कि हैंड राइटिंग इशू और बैटरी इशू था। इन 1997 पूरे 12 साल बाद स्टीव जॉब्स की दोबारा एंट्री होती है एप्पल में एज ए CEO और आते ही वो कहते हैं कि हमारा फोकस सिर्फ पैसे कमाने की तरफ नहीं होना चाहिए बल्कि एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाने की तरफ होना चाहिए। जॉब चाहते थे कि एप्पल एक फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट बनाए जिसकी कीमत देने में कस्टमर को बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, लाइक मर्सिडीज, जिसके लिए लोग दूसरी कार के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। विजन सिंपल था, एक प्रीमियम प्रोडक्ट तैयार करना है जिसके लिए लोग कोई भी कीमत देने को तैयार हो। और यहाँ पर जॉब देखते हैं कि जॉनी आइव कुछ इनोवेटिव और डिफरेंट करने की क्षमता रखते हैं। दैट्स वाई इन 1997 आइव को वाइस प्रेसिडेंट घोषित करते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 29 ईयर्स थी। देखिए, जिस वक्त स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी में वापस आते हैं उस वक्त एप्पल दिवालिया के कगार पर थी, यानी कि उनके लिए डू और डाई जैसा मोमेंट आ चुका था क्योंकि विंडो 95 पूरे मार्केट को कैप्चर कर चुका था। और जॉब्स के आने से पहले एप्पल सिर्फ हार्डवेयर सेल कर रहा था, ना तो उसका डिज़ाइन था, ऊपर से कॉस्ट भी डबल था। अब जॉब्स डिज़ाइन का काम देते हैं आइव को, एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जाए जो यूनिक हो। अब इंजीनियर भी परेशान क्योंकि हार्डवेयर में अब डिज़ाइन भी फिट करना था। आइव ये काम करते हैं इंजीनियर जॉन रूबिस्टन के साथ मिलकर। जॉन रूबिस्टन एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे और एप्पल के हार्डवेयर प्रोडक्ट में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। अब डिज़ाइन टीम के पास एक बहुत ही मुश्किल टास्क था कि कुछ यूनिक डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन टीम इसके ऊपर विचार कर ही रही थी कि टीम का एक मेंबर सजेस्ट करता है क्यों ना ट्रांसपेरेंट कंप्यूटर बनाया जाए, और ये आइडिया अंधेरे में एक लो की तरह काम करता है। आइव को ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद फर्स्ट iMac के डिज़ाइन पर वर्क किया जाता है और एक ट्रांसपेरेंट डेस्कटॉप कंप्यूटर तैयार किया जाता है। और उसके साथ ही आइव इसमें एक हैंडल भी देते हैं। हालांकि हैंडल डेस्कटॉप को उठाने के लिए नहीं था क्योंकि उस वक्त काफ़ी लोग कंप्यूटर को टच करने से डरते थे, कहीं कुछ हो ना जाए। और जब इसमें एक हैंडल लगा होता था तो मे भी चांसेस है कि आप इसके साथ फेमिलियर हो जाएं थोड़ा सा। एप्पल के लिए एक मेक और ब्रेक वाला काम था क्योंकि अगर iMac फेल होता तो ये कंपनी ख़त्म हो जाती। बट ये जॉब्स थे जो कंपनी को इतनी जल्दी फेल होने देने वाले नहीं थे। iMac को मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली। इनफैक्ट उस साल सबसे ज़्यादा सेल किया जाने वाला डेस्कटॉप में से एक था एक। iMac की कीमत उस वक्त थी $1299। हालांकि एज पर डिज़ाइन iMac को बहुत पसंद किया गया, पर कुछ रीज़न जैसे कि इसमें फ्लॉपी डिस्क का ना होना, उस वजह से इसे काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। iMac ने प्रोडक्ट कल्चर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। उसके बाद काफ़ी सारे प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट आने शुरू हो गए। टाइम के साथ iMac को अपग्रेड किया गया और साथ ही काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन भी इसमें दिए गए।
अब सीडी को रिप्लेस करने के बाद स्टीव जॉब्स कुछ ऐसा चाहते थे जो इजीली आपकी पॉकेट में भी फिट हो जाए, तो यहाँ पर एंट्री होती है आईपॉड की। आइडिया था जॉब्स का और डिजाइन तैयार किया गया था जॉनी आइव के द्वारा। अब सेम लेगेसी को यूज किया गया आईपॉड में भी, बट आईपॉड को ट्रांसपेरेंट तो नहीं बनाया गया, बट हाँ इसमें काफ़ी सारे कलर जरूर दे दिए गए। अब एप्पल का आईपॉड स्टेनलेस स्टील में आता था जो कि इजिली स्क्रैचेबल भी था। तो जॉनी आइव यहाँ लेते हैं एक गेम चेंजर डिसीजन, वो आईपॉड का कलर कर देते हैं वाइट। और जॉनी को क्या पता था कि ये वाइट कलर आने वाले टाइम में कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, और तब से लेकर आज तक हर आईफोन, मैकबुक, इनके सभी प्रोडक्ट में आपको वाइट कलर देखने को जरूर मिलेगा। एप्पल अपना सबसे पहला फ़ोन बनाता है ये रॉकर 1। पता है देखने में काफ़ी अजीब है। ये फ़ोन बनाया जाता है एप्पल और मोटोरोला के पार्टनरशिप से। हार्डवेयर टोटली मोटोरोला का था, बट इसमें आईट्यून्स दिया जाता है और पूरी एप्पल टीम को ये फ़ोन पसंद नहीं आता। तो जॉब्स कहते हैं कि कुछ अलग डिज़ाइन किया जाए, उस पर वर्क किया जाए। तो यहाँ पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, प्रोजेक्ट पर्पल, और जॉनी आइव को इस प्रोजेक्ट का सीनियर इंचार्ज बनाया जाता है। लाइक द अदर एप्पल प्रोडक्ट, आईफोन को भी सीक्रेटली ही तैयार किया गया था। प्रोजेक्ट रूम में सिर्फ ट्रस्टेड पर्सन को ही छोड़कर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। सबसे पहले आइव एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं और जॉब्स को दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जॉब को प्रोटोटाइप पसंद नहीं आता। देखिए एप्पल ने टच को इन्वेंट नहीं किया था, पर एप्पल ये अच्छी तरह जानता था कि टच को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए, फर्स्ट आईफोन को एक टच स्क्रीन के साथ कैसे अनवील किया जाए। तो फाइनली मिलियंस ऑफ डॉलर एंड थाउजेंड ऑफ आवर्स स्पेंड करने के बाद फाइनली एक ऐसा डिवाइस तैयार हुआ अर्थ पर जो एक नया इनोवेशन लाने वाला था। एप्पल ने आईट्यून, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी कुछ है, मिलियंस ऑफ ऐप्स हैं, सॉन्ग्स हैं और भी काफ़ी कुछ है, उसे पहले तैयार कर लिया था। अब बस उसे स्मार्टफोन के साथ इंटीग्रेट करना था। तो लाइफ में फर्स्ट टाइम एक कंज्यूमर को एक ऐसा फ़ोन मिलने वाला था जिसमें टच, सॉन्ग, कैमरा, मैप्स, डॉक्यूमेंट्स, यानी कि फर्स्ट टाइम एक कंज्यूमर को चलता फिरता कंप्यूटर मिलने वाला था। देखिए कोई भी स्मार्टफोन में दो सेक्शन होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और हार्डवेयर का काम सौंपा गया था जॉनी आइव को। जैसे मैंने बताया वो प्रोजेक्ट पर्पल के वाइस प्रेसिडेंट थे। जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था वो जॉब्स ने रिजेक्ट कर दिया था। एक्चुअली क्या था कि उस वक्त एप्पल की जो पूरी टीम है इंक्लूडिंग आइव सिर्फ टच स्क्रीन पर फोकस था, पर जॉब ने कहा था कि क्या कंज्यूमर को हम ये दिखाएंगे कि हमारे फ़ोन में टच स्क्रीन है, बस दैट्स नॉट इनफ। तो टीम दोबारा से काम करती है और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली जुलाई 29, 2007 को पूरे हाइप के साथ पहला आईफोन लॉन्च किया जाता है। अब ये फ़ोन कितना सक्सेस था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईफोन को 2007 में इनोवेशन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया था। ये पहला ऐसा फ़ोन था जो ब्यूटी विद ब्रेन था, मीन्स सॉफ्टवेयर और एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन वाला फ़ोन। एंड वन मोर थिंग, सेम ही चीज़ को एक बड़े डिस्प्ले के साथ भी पेश किया गया, मीन्स की फर्स्ट आईपैड, बट आईपैड को लॉन्च किया गया था 2010 में। देखिए इस वीडियो में हम स्टीव जॉब्स या फिर एप्पल कंपनी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं यहाँ पर आइव के ऊपर। 2011 में जॉब्स की डेथ हो जाने के बाद सीईओ की कमान दी जाती है टिम कुक को, और आइव अभी तक एक सीनियर डिज़ाइन एग्जीक्यूटिव थे, बट इन 2019 वो एप्पल को अलविदा कह देते हैं। बट वाई? स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद एप्पल को ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग सीईओ की, और काफ़ी लोगों को ये था कि जॉनी आइव एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं, पर एप्पल को एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कंपनी के लिए एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट करे, और वो आइव नहीं बल्कि कुक थे। कुक एप्पल में कोई हीरो नहीं थे, पर हाँ कुक वो जरूर थे जिसकी एप्पल को ज़रूरत थी। आइव एप्पल में अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और हाँ इस बार उनके हाथ सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की कमान भी थी। आईफोन 7 में iOS 7 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें काफ़ी हद तक जॉनी आइव का भी हाथ था। कहते हैं ना चांद में भी दाग होता है, सेम लाइक आइव। ऐसा नहीं है कि आइव ने जितने भी डिज़ाइन क्रिएट किए सब ऑसम थे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी थे जिन्हें लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था, जैसे कि एप्पल मैजिक माउस, स्मार्ट कीबोर्ड केस, एप्पल पेंसिल। सीईओ ऑफ डिज़ाइन टीम, इन 2015 आइव को एप्पल के डिज़ाइन टीम का सीईओ बनाया जाता है। अब आइव एप्पल के टॉप 3 चीफ में से एक थे। इन 2019 आइव एप्पल से रिजाइन देते हैं और खुद की नई कंपनी शुरू करते हैं लव फ्रॉम के नाम से। इस कंपनी को डिज़ाइनर मार्क न्यूसन के साथ मिलकर बनाया गया था। अब बेसिकली इस कंपनी का क्या काम था, लव फ्रॉम कंपनी दूसरी अदर कंपनीज की हेल्प करेगी उनके लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट तैयार करने में। अब देखिए आइव एप्पल को छोड़ चुके थे और वो अब एप्पल के कोई एम्प्लॉय भी नहीं थे, पर इनडायरेक्टली आइव अभी भी एप्पल के साथ ही जुड़े हुए थे। जैसे कि मैंने बताया, लव फ्रॉम कंपनी का काम था डिजाइन में दूसरी कंपनी की हेल्प करना, और यहाँ पर लव फ्रॉम का प्राइमरी क्लाइंट होता है एप्पल। देन वाई लीव एप्पल? अगर ये सेम ही काम करना था तो एप्पल छोड़ भी दिया, पर इनडायरेक्टली एप्पल से कनेक्ट भी है। तो पॉइंट आता है कि एप्पल छोड़ा ही क्यों। देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो आइव टीम कुक से
थोड़ा परेशान थे क्योंकि टिम कुक आइव की प्रोडक्ट डिज़ाइन को और इनोवेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे जितना कि जॉब्स दिखाते थे। और जब आपकी कंपनी में वैल्यू बन जाती है बट कुछ टाइम बाद आपको इग्नोर किया जाता है तो आपका मन नहीं करता उस कंपनी में काम करने का, बेसिक से आपको कितने ही पैसे मिल रहे हो। दूसरा, आइव अकेले नहीं गए थे, 6 लोगों की टीम थी। एक्चुअली आइव चाहते थे कि नया इनोवेशन डिज़ाइन पर फोकस हो। टीम कुक और एप्पल की टीम का पूरा मेन फोकस था प्रॉफिट की तरफ। यही रीज़न है कि 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। देखा जाए तो जॉब्स के डेथ के बाद एप्पल के प्रोडक्ट का डिज़ाइन में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। सेम ही डिज़ाइन को अदल बदल कर दिखाया जा रहा है। अब देखिए, स्टीव का मेन फोकस हमेशा से रहा था इनोवेशन और डिज़ाइन पर। उन्हें कंपनी के प्रॉफिट से कुछ खास लेना देना नहीं था। दूसरी ओर कुक ने जॉब्स के उसी लाइनअप को आगे बढ़ाया और इवन आज भी बढ़ा रहे हैं, और उनका मेन फोकस होता है कंपनी के मैनेजमेंट और प्रॉफिट पर फोकस करना, और यही तो कंपनी चाहती थी। इसी वजह से कुक को एप्पल का CEO बनाया गया था। हालांकि कुक ने इन सारे आरोपों से डिक्लाइन किया था और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया एजेंसी कुछ नहीं जानती है, हमारा आज भी अपने इनोवेशन डिज़ाइन पर पूरा फोकस है। और एक बात और, आइव के एप्पल छोड़ते ही जब आइव स्टेटमेंट देते हैं कि एप्पल इनोवेशन और डिज़ाइन पर कोई खास काम नहीं कर रहा था, तो आइव की बातों का कितना असर हुआ आप यहाँ से देख सकते हो कि रातों रात एप्पल के स्टॉक में $9 बिलियन की गिरावट देखने को मिली, यानी कितना नुकसान हो चुका था उन्हें। जेफ विलियम्स को नया CEO बनाया गया, आज की डेट में वही है डिज़ाइन टीम के CEO। लेसन तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि जिस भी काम को करो शिद्दत से करो। लाइक आइव सिर्फ डिजाइन को ही अपना पैशन बना लिया था, सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस करते थे, और नतीजा आप देख सकते हो। दूसरा ये है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में अपना बेस्ट देते हो, आपकी एक अलग पहचान होती है, बट फॉर सम सर्कमस्टेंसेस जैसे कि कंपनी की पॉलिसी चेंज होना, आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है जैसे कि कंपनी की स्टार्टिंग में होती है, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डल हो जाती है। तो दैट्स वाई कुछ अलग करने की इंसान ठान लेता है।